Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी सोशल स्टडीज बुक जो कि क्लास 6th की है. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफी पार्ट ऑफ दिस बुक. इस बुक का जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, विच इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, जो कि है पृथ्वी और उसका सौर परिवार. आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी, नॉट वन वीडियो, आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन से रिलेटेड 3 वीडियोज मैं पोस्ट कर चुका हूं ऑलरेडी एंड इट इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 4th वीडियो है. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द सोलर सिस्टम. हम लोग स्टडी कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, यानी हमारे सौर परिवार के बारे में. और हम सूर्य के बारे में कुछ स्टडी कर चुके हैं. उसके सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं और किस ऑर्डर में उनकी पोजीशन होती है प्लैनेट्स की. 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में होते हैं और उनकी पोजीशनिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन सोलर सिस्टम. दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है, उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम इज, जो अगला ऑब्जेक्ट होता है, अगली जो चीज होती है सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा, वो होती है एस्ट्रोनॉइड्स. एस्टेरोनॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह. एस्टेरॉइड्स मीन्स क्षुद्र ग्रह. क्षुद्र का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रह या ग्रहों के टुकड़े जो कि आसमान में प्रेजेंट होते हैं, सोलर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं. और वो कहाँ पर होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है सोलर सिस्टम का, जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों से, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स के टुकड़ों से बने होते हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स जिनको हम कहते हैं. एस्टेरॉइड्स मीन्स क्षुद्र ग्रह. ए बेल्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स. ब्रोकन यानी टूटी हुई, रॉक्स यानी चट्टानों की एक बेल्ट यानी एक श्रृंखला, एक टूटी हुई चट्टानों की श्रृंखला. एंड डेब्रीज यानी मलबा. जैसे कोई चीज टूट जाती है, गिर जाती है, तो उसका जो मलबा होता है उसको डेब्रीज कहते हैं. एंड डेब्रीज ऑफ ए प्रोबेबली एक्सप्लोडेड प्लैनेट. प्रोबेबली यानी संभवतया, शायद, संभावना इसकी है. एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित, प्लैनेट यानी ग्रह. जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, जब हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना, तो उसमें हमने पढ़ा कि एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ शुरुआत में, एक बड़ा महाभयानक विस्फोट हुआ और उसके कारण से बहुत सारे टुकड़े इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में फैल गए. तो यहाँ पर भी ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये भी प्लैनेट के कोई इस तरह के जो प्लैनेट हुए होंगे पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, उनमें भी कोई विस्फोट हुआ होगा, एक्सप्लोशन हुआ होगा. उसके जो एक्सप्लोडेड प्लैनेट जो थे, यानी विस्फोटित जो प्लैनेट थे जिनमें विस्फोट हुआ होगा, संभवतया विस्फोटित प्लैनेट्स के मलबे के रूप में ये एस्टेरॉइड्स होते हैं. या टूटी हुई चट्टानों का एक बेल्ट होता है, एक श्रृंखला होती है उसकी. तो इस तरह की ये चीजें होती है. फिर से मैं आपको बता दूं, टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े या फिर विस्फोट, जिन प्लैनेट्स में विस्फोट हुआ होगा कभी, उनका मलबा यानी डेब्रीज, संभवतया ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है. लाई यानी रहते हैं इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि पाए जाते हैं या जो रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में.
ये दोनों ही सोलर सिस्टम के प्लानिट हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये मार्स है, ये जुपिटर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लानिट है वो जुपिटर होता है और ये मार्स है। तो इनके बीच में ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इनके बीच की जो जगह है यहाँ पर तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की जगह होती है बीच में। इसमें ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पर। लाई इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं। दीज रिलेटिवली स्मॉल, रिलेटिवली का मतलब यहां पर मैंने लिखा है अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत यानी बाकी जो प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं या हमने पढ़ा है इन प्लैनेट्स के बारे में, उनकी तुलना में, उनकी अपेक्षा में ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। दीज रिलेटिवली स्मॉल रॉकी बॉडीज, ये अपेक्षाकृत छोटे चट्टानी संरचनाएं। तो ये जो छोटी रिलेटिवली स्मॉल, वैसे तो स्मॉल नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी एस्टेरॉइड्स भी होती है, लेकिन जो अपेक्षाकृत ये छोटे होते हैं, अगर हम तुलना करें प्लैनेट्स से इनकी, तो प्लैनेट्स की तुलना में ये छोटे होते हैं। दीज रिलेटिवली स्मॉल रॉकी बॉडीज, यानी ये अपेक्षाकृत छोटे चट्टानों के टुकड़े या चट्टानों के संरचनाएं आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यानी छोटे ग्रह। दे वेरी, इनमें भिन्नताएं होती है, यानी ये अलग अलग इन साइज, यानी साइज में इनमें भिन्नताएं होती है। यानी जितने भी एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, अनगिनत संख्या में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, और वो अलग अलग साइज के होते हैं। एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सेरेस। सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है, जो सबसे बड़ी आकृति का जो ये क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम है सेरेस। हैविंग एन अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ 700 किलोमीटर, जिसका लगभग डायमीटर मतलब व्यास क्या होता है? कोई भी जो सर्कल होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, कोई भी जो सर्कल होता है उसकी सेंटर से लेकर के इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो होता है वो कहलाता है डायामीटर, यानी व्यास हिंदी में कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है जिसका नाम है सेरेस, ये अप्रोक्सीमेट यानी लगभग इसका जो डायामीटर है वो 700 किलोमीटर का है, यानी 700 किलोमीटर चौड़ा है ये, ऐसा अपन कह सकते हैं कि 700 किलोमीटर चौड़ा ये सेरेस जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है ये हैं। तो क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स हमने पढ़ा है, फिर से मैं बता दूं, ये रॉकी ब्रोकन रॉक्स होते हैं, यानी टूटी हुई चट्टानें, या फिर ये एक्सप्लोडेड यानी विस्फोट जिन प्लैनेट्स में हुआ है संभवतया उनके ये डेब्रिज यानी मलबे होते हैं एक तरह से, और जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और अपेक्षाकृत ये छोटे होते हैं प्लैनेट्स की तुलना में। लेकिन सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो सेरेस है, जिसका डायामीटर 700 किलोमीटर है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। यहां पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक पॉइंट दे रखा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क को झकझोरने वाली चीज, स्टॉर्मिंग यानी तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान होता है, तो मस्तिष्क को झंकृत करने वाली कोई सूचना, कोई चीज, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब इसमें लिखा है ऑल प्लैनेट्स, सभी ग्रह आर नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड्स। जितने भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हमने पढ़े हैं, पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को बाद में प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। अब 8 प्लैनेट बचे हैं सोलर सिस्टम में। तो जितने भी प्लैनेट हैं उनका जो नाम है, जो भी नाम हम लोग पढ़ते हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो भी उनके नेम्स हैं वो रोमन देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन गॉड्स, वो रोमन गॉड्स के नाम पर उनका नाम रखा गया है। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम पता कीजिए।
तो मैंने इंटरनेट से आपके लिए ये कुछ जो इंफॉर्मेशंस है वो कलेक्ट की है। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ऑल प्लैनेट्स आर नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड्स। सभी प्लैनेट्स रोमन देवताओं के नाम पर नाम उनके रखे गए हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नामों का पता कीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। सबसे पहला जो इसका आंसर आपको ये लिखना है। सबसे पहला जो प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है, जो कि सन के सबसे नियरेस्ट है, सबसे पास में है। और वो उसका नाम मरकरी क्यों है? तो इसमें लिखा है विंग्ड गॉड, यानी पंख वाला देवता, ऑफ ट्रेवल यानी यात्रा का पंख वाला देवता ये मरकरी है। रोमन जो सभ्यता है उसमें उनका एक देवता है जिसका नाम मरकरी है, और जो कि यात्रा का देवता है। और ये विंग्ड गॉड यानी पंख वाला देवता होता है। बिकॉज ही मूव सो फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज गति से गति कर सकता है, इसलिए उसमें पंख भी लगे हैं। ये जो मरकरी गॉड है, ट्रेवल का गॉड है, तो ये इसलिए मरकरी नाम है क्योंकि ये गति का देवता माना जाता है रोमन सभ्यता में। सेकंड जो अपना ये प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस कौन सा देवता है रोमन में? रोमन गॉडेस ऑफ लव, प्रेम की देवी है ये। वीनस जो है वो रोमन कल्चर में गॉडेस ऑफ लव यानी प्रेम की देवी को वीनस कहा जाता है। मार्स तीसरा प्लैनेट होता है। ये है रोमन गॉड ऑफ वॉर यानी युद्ध का देवता। ये वॉर यानी युद्ध का देवता होता है मार्स। फोर्थ जो प्लैनेट होता है जुपिटर। जुपिटर कौन है? चीफ रोमन गॉड यानी मुख्य देवता है। जैसे अपने देवताओं का राजा इंद्र होता है, वैसे ही उनके चीफ रोमन गॉड या चीफ यानी मुख्य रोमन देवता है ये जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ी आकृति का भी होता है, हम जानते हैं। अगला नेक्स्ट होता है सैटर्न, यानी जिसको हम शनि कहते हैं, फॉर्मर रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि का पुराना देवता है। फॉर्मर का मतलब होता है जो अभी नहीं है, निवर्तमान यानी इससे पहले, यानी ये पुराना देवता है एग्रीकल्चर यानी कृषि का। रिटायर्ड यानी ये अब रिटायर हो गया है, इसकी जगह दूसरा आ गया है। और कौन आ गया है इसकी जगह? रिप्लेस्ड बाय हिज डॉटर सेरेस। इसकी जो बेटी है सेरेस नाम की, उसने इसको रिप्लेस कर दिया है, यानी अब एग्रीकल्चर की जो गॉडेस है वो सेरेस है। लेकिन फॉर्मर रोमन गॉड यानी पुराना जो कृषि का देवता था वो सैटर्न हुआ करता था। सेरेस का नाम अभी अभी पढ़ा है अपन ने, जो सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है यानी सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसका डायमीटर 700 किलोमीटर है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है सेरेस, यानी ये सेरेस जो नेम है वो भी रोमन कल्चर से आया हुआ है। अगला जो सिक्स्थ प्लैनेट होता है वो होता है यूरेनस। ये कौन है? फॉर्मर रोमन गॉड ऑफ स्काई। ये आसमान का पुराना देवता है। फॉर्मर यानी इससे पहले का देवता, अभी जो भी है उससे पहले का देवता है। फॉर्मर रोमन गॉड ऑफ स्काई, ये आसमान का फॉर्मर रोमन गॉड है यानी पुराना है। रिटायर्ड है यानी अब ये रिटायर हो गया है, सेवानिवृत्त। और रिप्लेस्ड बाय हिज ग्रैंडसन जुपिटर, और ये इसका जो पोता है, ग्रैंडसन यानी पोता है इसका, उसके द्वारा इसको रिटायर किया गया है यानी जुपिटर, यानी इसका पोता है जुपिटर। यूरेनस का पोता है जुपिटर, और जुपिटर का नाम हम लोग जुपिटर के बारे में देख ही चुके हैं। तो ये इसके जो ग्रैंडसन है इसका जुपिटर, उसके द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून कौन होता है? रोमन लॉर्ड ऑफ सी यानी होता है समुद्र का देवता है ये, रोमन समुद्र का देवता। और लास्ट में हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो आती है। लेकिन केवल एक ही ऐसा प्लैनेट है ये जो कि रोमन कल्चर से इसका नाम नहीं पड़ा है। 8 में से 7 जो प्लैनेट है उनके नाम रोमन कल्चर से आए हैं, उनके देवताओं पर रखे गए हैं। लेकिन अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, उसका नाम रोमन कल्चर से नहीं है। नॉट नेम्ड आफ्टर ए ग्रीक और रोमन गॉड, इसका नाम किसी ग्रीक या रोमन गॉड के नाम पर नहीं है।
इट इज फ्रॉम इंग्लिश एंड जर्मन वर्ड्स। ये अंग्रेजी के और जर्मनी के वर्ड्स से निकला हुआ नाम है अर्थ। सो दीज आर द प्लैनेट्स नेम एंड द लॉजिक ऑफ देयर नेम। ये इस तरह से ये प्लैनेट्स के नाम हैं और उनके लॉजिक हैं कि ये नाम कहाँ से आए और रोमन सभ्यता में कौन से देवताओं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो हमें ये पता लग चुका है कि ये जो भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट में से 7 जो प्लैनेट हैं उनके नाम रोमन गॉड्स के नाम पर रखे गए हैं। केवल अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, इसका नाम रोमन गॉड पर नहीं है। इसका नाम इंग्लिश और जर्मन के वर्ड्स में से निकला हुआ है। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अभी तक हमने 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। एक तो सन, खुद सन के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने उसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। अब एस्टेरॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा अभी, यानी क्षुद्र ग्रह के बारे में। और अगली जो चीजें आसमान में होती है, सोलर सिस्टम में होती है, वो होती है मेटियोर्स। मेटियोर्स को हिंदी में उल्का कहते हैं, उल्काएं। मेटियोर्स क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन, आपने अधिकतर देखा होगा। ब्राइट स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स यानी लकीर, चमकती हुई लकीरें, ऑफ लाइट यानी प्रकाश की। आपने आसमान में अधिकतर आपने कई बार चमकती हुई प्रकाश की लाइनें देखी होगी, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द नाइट स्काई, जो रात के आसमान में चमकती है। फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की लाइन आसमान में चमकती है, ऐसा आपने देखा होगा। वी कॉल दीज शूटिंग स्टार्स, हम इनको कहते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार्स। हमें लगता है कोई तारा टूटा है, लेकिन वास्तव में ये तारा नहीं टूटता है, ये वास्तव में मेटियोर्स होते हैं, यानी उल्काएं होती है। बट दीज आर इन फैक्ट, लेकिन ये वास्तव में ब्रोकन पीसेज यानी टूटे हुए टुकड़े होते हैं। दैट सेपरेट फ्रॉम एस्टेरॉइड्स, जो कि एस्टेरॉइड्स से ये एस्टेरॉइड्स जो अपन ने ऊपर पढ़े थे उनसे टूटे हुए टुकड़े होते हैं। एंड दीज रॉक्स, और ये जो चट्टाने हैं, एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज गति से। यानी ये कोई तारा नहीं टूटता है एक्चुअल में। ये जो अपन ने एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, जो खुद टुकड़े होते हैं, उनका भी एक टुकड़ा टूट करके धरती की ओर कई बार आने लगता है और धरती के एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में वो प्रवेश कर जाता है बहुत तेज गति से। और जब वो तेज गति से धरती के वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करता है, इसके कारण से क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण, तो वायुमंडल के साथ उसका घर्षण होता है, यानी वो रगड़ खाता है हमारे वायुमंडल से। और घर्षण के कारण, फ्रिक्शन यानी होता है घर्षण, जब वो टूटा हुआ एस्टेरॉइड का टुकड़ा जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण, विद एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड गैसेज, वायुमंडल में जो डस्ट यानी कि मिट्टी और गैसेज यानी गैसें होती है, वो उनके साथ में इस टुकड़े का फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, घर्षण होता है। मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स, इनमें से ज्यादातर जो चट्टानें होती है, बर्न आउट कंप्लीटली, वो पूरी तरह से कंप्लीटली यानी पूरी तरह से बर्न आउट यानी जल जाती है। यानी ये जो आसमान में एस्टेरॉइड्स के जो टुकड़े होते हैं, ये धरती की ओर कई बार आना शुरू कर देते हैं, और ये जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण होता है। गैसों, हमारे एटमॉस्फेयर की जो गैसें और डस्ट होती है एटमॉस्फेयर में, उनके साथ जब घर्षण होता है तो ये जलने लगती है। ये टुकड़े, जो चट्टानों के टुकड़े टूट करके आते हैं, ये जलने लगते हैं और अधिकांश जो है वो पूर्णतया जल जाते हैं धरती से। धरती पर गिरने से पहले अधिकांश जो होते हैं वो कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं, कंप्लीटली यानी पूर्णतया वो समाप्त हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में जल करके।
दीज आर, ये हैं, दीज आर कॉल्ड मेटियोर्स, इनको मेटियोर्स कहते हैं। जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, जो आसमान में हमें चमकती हुई प्रकाश की लकीरें दिखाई देती है कई बार रात को, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होकर के वो मेटियोर्स होते हैं, वो उल्काएं होती है, वो एस्टेरॉइड्स के टुकड़े होते हैं जो जमीन हमारे धरती की ओर आना शुरू हो जाते हैं और फिर जल जाते हैं, हमारे धरती पर गिरने से पहले पहले ही जल जाते हैं, तो इनको कहते हैं मेटियोर्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मेटियोर्स पूरा नहीं जल पाते हैं और उनका कुछ भाग जमीन पर आके गिर जाता है। हाउएवर, हालांकि सम लार्जर मेटियोर्स, कुछ जो और बड़े जो मेटियोर्स होते हैं, डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली, वो पूर्णतया नहीं जलते हैं। देखिए जो एवरेज या छोटे मेटियोर्स होते हैं वो तो आते आते जमीन तक आते आते जल जाते हैं पूरी तरह से और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े जो मेटियोर्स होते हैं वो पूर्णतया नहीं जल पाते हैं, कंप्लीटली नहीं बर्न हो पाते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट, और उनका जो बचा हुआ हिस्सा होता है, स्ट्राइक्स यानी वो टकराता है द अर्थ सरफेस, धरती की सतह से। तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि ऐसा होता ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब बहुत बड़ा जो मेटियोर अगर होता है और धरती की ओर आता है तो कई बार वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और उसका एक रिमेनिंग पार्ट यानी बचा हुआ हिस्सा अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक करता है। द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा एक, टू हैव हिट द अर्थ, जिसने धरती से जो टकरा चुका है, यानी धरती पर कई ऐसे टकरा चुके हैं आज तक, लेकिन जो आज तक का जो सबसे लार्जेस्ट जो मेटियोर धरती पर टकराया है, इज यानी है, इन द स्टेट ऑफ एरिजोना यूएसए, अमेरिका में एक जगह है स्टेट ऑफ एरिजोना, वहां पर आज तक का सबसे बड़ा मेटियोर स्ट्राइक किया हुआ है, टकराया हुआ है। द क्रेटर क्रिएटेड इज, इसका जो खड्डा बना था, क्रेटर का मतलब होता है सॉरी यहां पर एक चीज छूट गई थी, धरती की सतह पर टकराता है, मेकिंग क्रेटर्स यानी और बनाता है खड्डे। तो जब ये इस तरह की बड़ी चट्टानें आकर के धरती पर टकराती है तो खड्डे बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो इनको क्रेटर्स कहते हैं। और ये जो अमेरिका में यूएसए में जो सबसे बड़ा आज तक का मेटियोर आकर के स्ट्राइक किया था, इसने कितना बड़ा खड्डा बनाया? द क्रेटर क्रिएटेड इज, जो क्रेटर बना इज 1200 मीटर एक्रॉस, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ये 1200 मीटर का खड्डा बन गया। एक्रॉस का मतलब है एक साइड से लेके दूसरी साइड तक। 1200 मीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1.25 किलोमीटर लंबा। अब आप सोचिए कितना बड़ा खड्डा बना होगा। 1.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1200 मीटर है तो 1200 में से 1000 तो हो गए 1 किलोमीटर और 200 और रह गए ऊपर, तो 1 किलोमीटर 200 मीटर लंबा खड्डा और गहरा कितना बना? 170 मीटर डीप, यानी 170 मीटर गहरा, फुट भी नहीं, 170 मीटर गहरा खड्डा। इतना बड़ा खड्डा वहां पर यूएसए में बना, जो स्टेट ऑफ एरिजोना वहां यूएसए में है, वहां पर आज तक का सबसे बड़ा मेटियोर टकराया है जमीन पर, धरती पर। तो ये होते हैं मेटियोर्स। अगली जो नेक्स्ट बॉडी है सेलेस्टियल बॉडी, यानी आकाशीय पिंडों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस किस प्रकार की चीजें सोलर सिस्टम में होती है, किस किस प्रकार की चीजें सौर परिवार का सदस्य होती है। तो अगला जो ऑब्जेक्ट है वो है कॉमेट्स, यानी हिंदी में इसको धूमकेतु कहते हैं। इस तरह का होता है ये धूमकेतु, इसके पूंछ भी होती है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये धूमकेतु है जिसको इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट आइस पार्टिकल्स। कॉमेट्स क्या हैं? ये बॉल्स हैं, यानी ये गेंद होती है, ऑफ डस्ट यानी मिट्टी की, आइस पार्टिकल्स यानी बर्फ के कणों की, एंड फ्रोजन गैसेज और जमी हुई गैसों की। जमी हुई गैसें
बर्फ के पार्टिकल्स यानी कण और डस्ट यानी मिट्टी, इन सब की मिली जुली एक बॉल होती है ये कॉमेट्स, दैट जो कि रिवॉल्व यानी चक्कर लगाती है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। ये जो कॉमेट्स होते हैं शुरुआत में ये गेंद की जैसे होते हैं, ये एक तरह की बॉल होती है जो कि इसके धरती के नहीं लगाती है चक्कर, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है यानी चक्कर लगाती है। व्हेन दे कम क्लोजर, जब वे आते हैं और पास में, टू द सन, सूर्य के, जैसे जैसे ये सूर्य के पास में आते हैं, इन देयर हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार, जैसे अंडा होता है वो बिल्कुल गोल नहीं होता, ऊपर से थोड़ा लंबा होता है, अंडे की आकृति आपने देखी होगी, तो वो जो अंडाकार आकृति होती है जो गोल नहीं होके थोड़ी लंबी जैसी होती है, उसको एलिप्टिकल कहते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी होती है कक्षा, वो रास्ता जिस पर कोई बॉडी चक्कर लगाती है उसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो अंडाकार जो कक्षा में ये चक्कर लगाता है, गोल कक्षा नहीं होती इसकी, अंडाकार एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते हैं। तो जब ये चक्कर लगाते लगाते पास में आ जाते हैं सूर्य के, इन देयर हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इनकी जो बड़ी अंडाकार ऑर्बिट यानी कक्षा होती है उसमें जब ये सूर्य के पास में आ जाते हैं, दे वेपोराइज, तो ये वाष्पीकृत होते हैं। वेपोराइज यानी इनकी गैस बन जाती है इसके अंदर, जब ये सूरज के पास में आ जाते हैं तो ये वेपोराइज होते हैं यानी इनमें गैस बनती है। एंड फॉर्म, और बनाते हैं ए लॉन्ग टेल, और इसमें एक बहुत लंबी पूंछ बन जाती है सूरज के जब ये पास में आ जाते हैं। विच कुड बी ए लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर्स, ये इतनी लंबी हो सकती है 1 मिलियन किलोमीटर लंबी हो सकती है। मिलियन क्या होता है? 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है, तो 10 लाख किलोमीटर लंबी पूंछ हो सकती है इसकी, इतनी लंबी पूंछ हो सकती है इसकी। 1 मिलियन किलोमीटर का मतलब हो गया 10 लाख किलोमीटर लंबी इसकी पूंछ हो सकती है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज, इनमें से जो सबसे फेमस है, यानी कई सारे कॉमेट्स होते हैं आसमान में, लेकिन एक फेमस कॉमेट है जिसका नाम है इज हेलीज कॉमेट। एक हेली का कॉमेट, हेली एक आदमी था, साइंटिस्ट था जिसने इस कॉमेट को इसने इनोवेट किया था, खोज की थी उसने इसकी, तो इसलिए उसके नाम पे इसका नाम रखा गया हेलीज कॉमेट। एक प्रसिद्ध जो कॉमेट है उसका नाम है हेलीज कॉमेट, विच इज विजिबल, जो कि देखा जा सकता है फ्रॉम अर्थ, धरती से, एवरी 76 ईयर्स, यानी हर 76 साल में एक बार ये हेली कॉमेट दिखाई देता है धरती से, हर 76 साल से, यानी एक बार दिख गया ना तो फिर 76 साल बाद में, 76 ईयर्स के बाद में फिर वापस दिखाई देता है। तो अब ये कब दिखेगा आगे? इट विल अपीयर, ये दिखेगा नेक्स्ट इन द ईयर 2062, ये 2062 में वापस दिखेगा। पहले ये दिखा था, अब 76 ईयर्स के बाद में यानी कि 2062 में ये वापस अपीयर होगा, दिखेगा ये धरती से। तो ये देखो, ये इसका पिक्चर है, हेलीज कॉमेट, हेली का कॉमेट है ये। नोटिस इट्स लॉन्ग टेल, इसकी लंबी पूंछ को नोटिस कीजिए, यानी ये इतनी लंबी पूंछ हो सकती है कि 10 लाख किलोमीटर की लंबी भी पूंछ हो सकती है। और एक्चुअली तो पहले ये बॉल होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सन के नियर आते हैं, सूरज के निकट आते हैं, तो ये वेपोराइज हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी इनमें गैस बनती है और इसकी पूंछ लंबी हो जाती है। तो ये जो चीज, ये जो सेलेस्टियल बॉडी है, ये जो खगोलीय पिंड हैं, ये कॉमेट्स कहलाते हैं, इनको धूमकेतु कहते हैं। अगला जो सेलेस्टियल बॉडी है वो है सैटेलाइट्स, जिसको उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जैसे चंद्रमा धरती का उपग्रह है, जो ग्रह के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जो ग्रह के चारों ओर, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। सैटेलाइट्स जो हैं वो आकाशीय पिंड हैं, विच रिवॉल्व, जो कि चक्कर लगाते हैं अराउंड द प्लैनेट्स,
प्लैनेट्स के चारों ओर। देखिए प्लैनेट्स जो होते हैं वो तो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यानी सन के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले तो हो गए प्लैनेट, और प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले होते हैं सैटेलाइट्स। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओवन, ये नहीं रखते हैं गर्मी और प्रकाश इनका खुद का। इनके अंदर ये जो सैटेलाइट होते हैं इनमें खुद में कोई गर्मी या प्रकाश नहीं होता है, ये केवल दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे चंद्रमा है, इसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा में, ये सूरज के प्रकाश से ही चमकते हैं। इसीलिए लिखा है दे डू नॉट हैव हीट और लाइट, ये नहीं रखते हैं गर्मी और प्रकाश ऑफ देयर ओवन, अपने खुद का। लाइक ऑल प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स की तरह दे रिफ्लेक्ट, ये प्रतिबिंबित, ये परावर्तित करते हैं, यानी टकराने के बाद वापस बाहर निकालते हैं द लाइट ऑफ द सन, सूरज की जो लाइट है, सूरज का जो प्रकाश है उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी इनके ऊपर जब सूरज का प्रकाश गिरता है तो वो इनसे टकरा करके वापस अपने पास आता है, इसीलिए ये हमें चमकते हुए दिखते हैं। वेरियस प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स, अलग अलग जो प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट हैं सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, हमने पढ़ा है। सबके अलग अलग नंबर में सैटेलाइट होते हैं, किसी के कितने सैटेलाइट है। जैसे अपनी अर्थ का तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो मून है, लेकिन सब प्लैनेट का एक एक सैटेलाइट नहीं है, कईयों के ज्यादा सैटेलाइट भी हैं, कईयों के है भी नहीं सैटेलाइट, तो ये अलग अलग संख्या में होते हैं। वेरियस प्लैनेट्स यानी अलग अलग जो प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग जो ग्रह होते हैं, हैव यानी रखते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, अलग अलग संख्या में सैटेलाइट्स रखते हैं सब प्लैनेट। किसी प्लैनेट में कितने सैटेलाइट हैं, किसी प्लैनेट में कितने सैटेलाइट हैं। यहां पर एक जानकारी दी हुई है एक्स्ट्रा बिट में, यानी और एक्स्ट्रा टुकड़ा, बिट यानी टुकड़ा होता है, तो छोटा सा टुकड़ा अलग से दिया गया है। ये जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जुपिटर जो होता है, हमने पढ़ा है 8 प्लैनेट में से जुपिटर सबसे बड़ा होता है साइज में, तो वो उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, यानी सबसे ज्यादा संख्या में सैटेलाइट भी उसके ही हैं, 63। जुपिटर के कितने सैटेलाइट हैं? 63 हैं। अपनी अर्थ का तो एक ही सैटेलाइट है मून, लेकिन जुपिटर के 63 सैटेलाइट्स होते हैं। वाइल मरकरी एंड वीनस, और ये जो प्लैनेट है मरकरी और वीनस, हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स, इनके कोई प्राकृतिक सैटेलाइट है ही नहीं मरकरी और वीनस के। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट होंगे। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है, लेकिन जो जुपिटर है उसके 63 हैं, और मरकरी और वीनस के तो कोई नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं। इस तरह से ये होते हैं सैटेलाइट्स। अभी हम कई सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ चुके हैं। सन के बारे में हमने पढ़ा, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने मेटियोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने कॉमेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, और आज की जो लास्ट स्टडी है वो हम करेंगे द अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में। अर्थ क्या है, धरती क्या है? ये भी एक प्लैनेट है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे जो 8 प्लैनेट हैं उनमें से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट वो होता है जो सन के रिवॉल्व करता है, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। द अर्थ इज ए यूनिक सैटेलाइट, लेकिन धरती अपने आप में एक अद्वितीय सैटेलाइट प्लैनेट है। यूनिक है ये, इसके जैसा कोई प्लैनेट नहीं है। अगर कहीं जीवन है तो वो केवल धरती पर है। इसलिए ये जो अर्थ है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये एक यूनिक प्लैनेट है। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है, अद्वितीय ग्रह है इन द सोलर सिस्टम में, बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली वन, क्योंकि यही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है टू सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जो जीवन की सहायता करता है। यानी एकमात्र इतने 8 प्लैनेट्स में, हमारे सोलर सिस्टम में जो
8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से केवल ये एक ही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जीवन को सपोर्ट करता है। दिस इज बिकॉज, और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये लाइफ को सपोर्ट करता है? ऐसा क्या है कि इसी पे जीवन है? ऑफ फॉलोइंग्स रीजंस, ये इसलिए है, निम्न कारणों से है ऐसा। अभी हम कुछ कारण पढ़ेंगे जिनके कारण से धरती पर जीवन है। बाकी प्लैनेट्स पर जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, केवल अर्थ के ऊपर ही लाइफ है। ऐसे क्या कारण है कि केवल धरती के ऊपर ही जीवन है, बाकी जगहों पर जीवन नहीं है? तो ये रीजंस हैं, उसके हम लोग रीजंस पढ़ेंगे। नंबर 1, अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, यानी धरती के सरफेस का, यानी धरती की सतह का 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 3। अगर धरती के 4 भाग किए जाएं, मान लो ये अर्थ है गोल, इसके 4 पार्ट किए जाएं तो उसमें से 3 भाग पानी है धरती पे। केवल 1/4 यानी 1 टुकड़ा ही लैंड है, जमीन 1 टुकड़ा ही है, बाकी 3 टुकड़े पानी के हैं। इतना पानी है धरती पर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी धरती की सरफेस का 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्सा इज कवर्ड विद वाटर, ये पानी से कवर ढका हुआ है। इट इज हैंस, और इसीलिए आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि पानी का रंग नीला होता है और अंतरिक्ष में से जब देखा जाता है तो धरती नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, पानी से घिरा हुआ है। ये इसकी एक खासियत है धरती की, ऐसा किसी भी प्लैनेट में नहीं है। तो एक तो ये कारण है जिसके कारण यहां पर लाइफ है, जीवन है। दूसरा कारण, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जो धरती का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर यानी धरती का जो वायुमंडल है, यानी जो विभिन्न गैसें हैं धरती पर, हैज यानी रखती है सफिशिएंट ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है धरती के एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन हर एक जीव के लिए जरूरी है, हर लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, और धरती के जो एटमॉस्फेयर है, धरती का जो वायुमंडल है, उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन है, यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, विच वी नीड टू ब्रीद, जिसकी हमें जरूरत होती है सांस लेने के लिए। द एटमॉस्फेयर कीप्स, ये जो वायुमंडल है, कीप्स यानी रखता है, द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब बीच का। ये जो धरती का वायुमंडल है, ये अपने धरती के सरफेस को यानी उसकी सतह को, उसके टेम्परेचर यानी उसके तापमान को मॉडरेट रखता है, यानी बीच का रखता है। न तो ज्यादा ठंडा होने देता है धरती की सतह को, न बहुत ज्यादा गर्म होने देता है। कौन नहीं होने देता? ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है धरती के ऊपर, ऐसा एटमॉस्फेयर किसी भी ग्रह पर नहीं है जैसा धरती पर है। एक तो इस एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, वो सबके लिए जरूरी होती है, इस कारण से भी धरती पर जीवन है। और ये वायुमंडल, एटमॉस्फेयर एक और काम करता है कि ये धरती की सरफेस को, अर्थ की सरफेस को मॉडरेट टेम्परेचर पर रखता है, यानी बीच के तापमान पर रखता है। एंड बेरेबल, और सहन करने योग्य रखता है, यानी ऐसा तापमान जो हम सहन कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि इतना भयंकर तापमान हो जाए कि हम गर्मी से झुलस जाएं, या इतनी ठंड हो जाए कि हमारा खून ही जम जाए, तो कैसे हम लोग जी पाएंगे या कोई भी जीव यहां पर जिंदा रह पाएगा? तो ये इसको बीच का रखता है, मॉडरेट रखता है तापमान को, ये वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, धरती के ऊपर जितने भी जीवों के रूप हैं, असंख्य प्रकार के जो जीव हैं, उनको जिंदा रखने के लिए ये तापमान को मॉडरेट रखता है, ये एटमॉस्फेयर। तो ये एक तो देखो धरती पे 3/4 वाटर है, ये एक कारण है जीवों के यहाँ रहने का। दूसरा, एटमॉस्फेयर, जो धरती पर, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें पर्याप्त सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, तापमान को बीच का रखता है। अगला और जो लॉजिक है और जो कारण है धरती पर जीवों के उपस्थिति का, द अदर गैसेज, और जो दूसरी गैसें हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर जो दूसरी गैसें प्रेजेंट है, उपस्थित है, आर वाइटल, जो महत्वपूर्ण है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, ऑन द अर्थ, धरती पर।
धरती पर जीवन के लिए और जो दूसरी गैसें हैं, ऑक्सीजन के अलावा और भी जो दूसरी गैसें हैं जो जीवों के लाइफ के लिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ओजोन, एक गैस होती है ओजोन। ये क्या करती है? ओजोन प्रोटेक्ट्स अस, ओजोन हमें सुरक्षित करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, हार्मफुल यानी नुकसानदेह। सूरज से हमें प्रकाश तो मिलता है, सूरज से हमें गर्मी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी किरणें भी सूरज से आती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उन किरणों को रोकने वाली एक गैस होती है ओजोन नाम की, वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो उन किरणों को जमीन पर नहीं आने देती और हमें उससे बचाती है। यही यहां पर लिखा हुआ है कि धरती पर और भी, धरती के एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में कुछ ऐसी दूसरी गैसें भी है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे कि ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, नुकसान देने वाली पराबैंगनी किरणों से ऑफ द सन, सूर्य की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए भी हम बचे हुए हैं। अगर ये ओजोन गैस भी नहीं हो तो भी इतना अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आ जाएगी कि उससे भी हम लोग बच नहीं पाएंगे, कोई भी जीव नहीं बच पाएगा। लेकिन ये एक सूचना है कि ओजोन गैस के ऊपर भी खतरा हो रहा है। मनुष्य ने, बाकी जानवर तो नहीं करते हैं बेचारे, लेकिन मनुष्य ही नुकसान पहुंचाता है प्रकृति को, और उसने अपने प्रदूषण के कारण से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ये ओजोन गैस में भी, इसकी जो परत है उसमें भी छेद हो गए हैं। तो ये मनुष्य ही है जो इस प्रकृति को नष्ट करने के लिए लगा हुआ है। बाकी ये धरती जो है ये यूनिक प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में नहीं है। तो ये ओजोन गैस जैसी गैसें कुछ और भी हैं जो कि जीवन के लिए जरूरी है, वो भी हमारी एटमॉस्फेयर में है। और लास्ट जो रीजन है, द अर्थ सरफेस यानी धरती का जो सतह है, हैज सोइल, इस पे मिट्टी है, बाकी किसी भी प्लैनेट के ऊपर मिट्टी नहीं है। सोइल यानी मिट्टी, द अर्थ सरफेस यानी धरती की जो सरफेस है, हैज सोइल, वो मिट्टी रखती है, यानी इसके ऊपर सोइल है, मिट्टी है, दैट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, जो कि सहायता करती है पौधों के जीवन में, एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जीवन के दूसरे कई रूपों में, और पौधों के जीवन को मिट्टी सहायता करती है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो सारी चीजें हैं, 3/4 वाटर है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और वो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे धरती के, अर्थ के सरफेस को जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखता है। उसके अलावा और भी जो नेसेसरी गैसेज है वो है ओजोन जैसी, और सोइल है। ये जो सारी चीजें हैं धरती पर, ऐसी किसी और प्लैनेट पर नहीं है, इसलिए किसी भी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है। अगर कोई लाइफ को सपोर्ट करने वाला प्लैनेट है तो वो केवल हमारी अर्थ है। यहां पर एक एक्स्ट्रा बिट यानी और एक्स्ट्रा टुकड़ा दिया हुआ है, डे टाइम टेम्परेचर ऑन द मून, यानी चंद्रमा के ऊपर दिन का तापमान पता है कितना होता है? कैन रीच 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। आप जब पानी को गर्म करते हो तो वो उबलना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप सोचिए कितनी गर्मी लगती है उसको, उतना चंद्रमा के ऊपर दिन का तापमान होता है, इतना तक पहुंच सकता है, 120 तक भी मिलता है। वाइल एट नाइट इट कैन बी -150 डिग्री, और रात को ये -150 डिग्री तक चला जाता है। 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, उससे भी कम। यानी या तो इतना ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर कि उबलने लग जाए कोई चीज, या इतना कम है कि वो बर्फ ही जम जाए किसी की। तो चंद्रमा भी रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी उपयुक्त नहीं है लोगों के रहने के लिए। तो ये चंद्रमा का बताया हुआ है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। एक क्वेश्चन तो मैं दे चुका हूँ आपको, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला। एक क्वेश्चन और है, ऑन योर ओवन, आपको स्वयं करना है। हाउ डज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कि कैसे धरती का जो वायुमंडल है, एनेबल इट,
वो इसको योग्य बनाता है टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को सपोर्ट करने के लिए। यानी धरती के वायुमंडल में ऐसा क्या है कि वो जीवन को, यहां पर जीवन को उपस्थित रहने के लिए योग्य बनाता है। लिस्ट ऑल द रीजन्स इन योर स्क्रैप बुक, आपकी स्क्रैप बुक में रीजन लिखिए। तो यहां पर ये जो 2 पॉइंट है ये वायुमंडल से रिलेटेड है, ये दोनों आपको लिखने हैं। इसमें लिखा है एक तो धरती पर सफिशिएंट ऑक्सीजन है जो ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। ऐसे ही जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमारे टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, धरती के सरफेस के टेम्परेचर को ये एक तो करता है। इसके अलावा जो अदर गैसें जो है जो कि जरूरी है जीवन के लिए, ओजोन जैसी गैसें, वो इस एटमॉस्फेयर में है। तो ये दोनों आप लिख देंगे तो इसमें ये चीजें आ जाएगी कि ऐसा क्या है एटमॉस्फेयर में जो कि हमारे को ये लाइफ को सपोर्ट करता है। सो यू हैव टू राइट द आंसर, राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आल्सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक इन दिस वे, इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव नो टाइम फॉर फर्दर स्टडी नाउ। अब आगे की स्टडी के लिए टाइम नहीं है हमारे पास में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड वी विल कंप्लीट द लेसन बिकॉज इट इज गोइंग कंप्लीट। ये कंप्लीट होने जा रहा है लेसन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द लेसन एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो ऑफ दिस लेसन। I have given you 2 questions today in this video. You have to do these questions in your notebook in a very good handwriting. And dear students, you have to use separate notebook for this. हिस्ट्री के लिए जो अपन ने हिस्ट्री का जो 1 लेसन किया था वो अलग नोटबुक में करना था। ये जियोग्राफी का जो पार्ट चल रहा है इसका जो भी वर्क चल रहा है वो 2nd नोटबुक में आपको करना है। ऑलवेज बी अवेयर अबाउट द हैंड राइटिंग, हमेशा हैंड राइटिंग के लिए अवेयर रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।